हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि नेपाल का जो राजनीतिक इतिहास रहा है वह क्या रहा है, यानी 1950 से लेकर अब तक का जो संविधान निर्माण की जो एक प्रक्रिया थी, जो एक राजतंत्र से लोकतंत्र की एक प्रक्रिया थी, वह क्या रही है उसको हम देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि नेपाल का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। तो 1940 के बाद से ही, यानी 1940 के बाद से ही नेपाल के अंदर लोकतंत्र की मांग होने लगी थी। तो लोकतंत्र की मांग उनके द्वारा की गई थी जो भारत से पढ़ लिख कर गए थे। उन्होंने नेपाल के अंदर भी एक प्रकार के आंदोलनों की शुरुआत की और वो जो आंदोलन थे भारत के आंदोलनों को देखा, उससे प्रेरित हुए और उन्होंने नेपाल के अंदर भी एक आंदोलन को जन्म दिया लोकतंत्र की स्थापना को लेकर। खास करके जो पीएम का पद था, जो वहाँ राणाशाही चल रही थी, उसके विरुद्ध वो संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसी को लेकर 9 अप्रैल 1950 को नेपाली कांग्रेस की स्थापना की गई और जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे वो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला और साथ में मार्तिका प्रसाद कोइराला जो थे वो मुख्य रूप से थे। वहाँ पर विद्रोह हुए। विद्रोह इतना बड़ा था कि जो वहाँ के राजा थे, राजा त्रिभुवन और राजा महेंद्र वीर, उनको जो है भागकर जो है भारतीय दूतावास में शरण लेना पड़ गया। जो है विद्रोह के कारण क्या हुआ फ्रेंड्स कि वहाँ जो राजशाही पिछले 100 सालों से चल रही थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। समाप्ति के बाद 18 फरवरी 1951 को लोकतंत्र की स्थापना हुई, जो नेपाल के अंदर लोकतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है और उसको मनाया जाता है। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि 1955 में राजा जो त्रिभुवन थे उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद जो है उनके जो बेटे रहते हैं महेंद्र, वह सत्ता में आते हैं, राजा बनते हैं। अब राजा बनने के बाद दोस्तों राजा महेंद्र को लोकतंत्र के समर्थक के रूप में नहीं जाना जाता है। वो क्या होता है कि 1959 में राजा महेंद्र के द्वारा जो है नेपाल के अंदर चुनाव कराए गए और चुनाव में नेपाली जो कांग्रेस थी वह भारी मतों से जो है वह जीतती है। लगभग 2/3 बहुमत से कांग्रेस को बहुमत मिलता है। कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद जो पीएम बने वह थे बीपी कोइराला जी। तो पीएम बनने के बाद जो नेपाल के राजा थे यानी राजा महेंद्र, उन्होंने 15 दिसंबर 1960 को संसद को जो है वह भंग कर दिया और भंग करने के पीछे तर्क ये दिया कि कांग्रेस के जो नेता थे वह सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं और इसको लेकर जो है उन सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। साथ ही वहाँ एक प्रकार की जो पंचायती व्यवस्था थी उसको स्थापित कर दिया जाता है और साथ ही साथ बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं कि नेपाली जो कांग्रेस है वह भ्रष्टाचार कर रही है, इसीलिए इसकी जगह पर जो है पंचायती व्यवस्था को लागू किया जाएगा। हालांकि जो है था भारत जो है दोस्तों वह लोकतंत्र का समर्थक था। भारत नहीं चाहता था कि वहाँ पर इस प्रकार का जो है सिस्टम स्थापित हो, लेकिन उसी टाइम भारत में भी जो है एक प्रकार से चीन के द्वारा जो है काफ़ी सारे संघर्ष किए जा रहे थे और 1962 में जो है भारत और चीन के बीच जो है युद्ध जो प्रारंभ हुआ और तनाव की जो स्थिति बनी वह नेपाल के अंदर भी जो है एक प्रकार से उसको प्रभावित कर रही थी। फिर 1972 में एक नया संविधान बनने के बाद राजा महेंद्र की जो है डेथ हो जाती है उसी समय और उनकी डेथ होने के बाद जो है वीरेंद्र वीर विक्रम सहदेव जी जो हैं वह राजा बनते हैं। उनके राजा बनने के बाद जो है 1989 में दोबारा फिर से आंदोलन प्रारंभ हुए लोकतंत्र की मांग को लेकर कि हमें डेमोक्रेटिक चाहिए, हम डेमोक्रेट रहेंगे, लोकतंत्र में रहेंगे, इस प्रकार की चीज़ें। और इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलनों का ये प्रभाव हुआ कि 8 अप्रैल 1990 को कांग्रेसियों तथा कम्युनिस्टों ने जो नेपाल का पूरा राजभवन था उसको घेर लिया था और इसी के दबाव में आकर नेपाल के राजा ने एक बहुदलीय व्यवस्था और साथ में संविधान संशोधन की बात को स्वीकार किया। यानी जहां पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं थी वहां पर बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया। लेकिन मई 1991 में बहुदलीय संसद का जो गठन हुआ और बहुदलीय संसद के गठन होने के बाद 1996 में माओवादी आंदोलन प्रारंभ हो गए। माओवादी आंदोलनों का ये था कि जो राजशाही है वह पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। लेकिन एक इसी बीच एक इतनी बड़ी घटना नेपाल के अंदर होती है
यानी जून 2001 में नेपाल के अंदर एक सामूहिक नरसंहार जैसी मतलब हत्याकांड की बात आप कह सकते हैं वो हुआ। सामूहिक हत्याकांड में राजा वीरेंद्र जो थे, उनकी जो पत्नी थी, राजकुमारियां थी, राजकुमार थे, सबकी हत्या कर दी जाती है। और माना ये जाता है कि ये हत्याकांड जो था, जो युवराज थे दीपेंद्र, उनके द्वारा किया गया, जिन्होंने बाद में जो है वो खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। राजा वीरेंद्र की मृत्यु के बाद जो है, जो उनके भाई रहते हैं राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सहदेव जो थे, वह सत्ता में आए। और सत्ता में आने के बाद उन्होंने 2005 में जो है फिर से संसद को भंग कर दिया। ठीक, संसद को भंग कर देते हैं। भंग करने का उन्होंने तर्क बताया कि नेपाल के अंदर माओवाद जो है बहुत ज़्यादा चरम पर है और बहुत ज़्यादा इससे जो है प्रभावित नेपाल हो रहा है, और मुझे माओवाद को समाप्त करना है, ख़त्म करना है। और ख़त्म करने के पीछे यही उद्देश्य दिया कि इस वजह से मैं जो हूँ संसद को भंग कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने संसद को भंग किया तो व्यापक रूप से नेपाल के अंदर जो थे वो जन आंदोलन हुए, जिसमें क्या हुआ कि 2006 आते आते संसद को फिर से बहाल करना पड़ गया। और 24 अप्रैल 2006 को संसद की पूर्ण स्थापना हुई और 18 मई को संसद ने अपने को सार्वभौमिक सत्ता के रूप में डिक्लेयर किया। 2007 के अंदर संसद के द्वारा एक नया संशोधन किया गया और संशोधन करके राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त किया गया और राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र तथा पंथनिरपेक्ष नेपाल घोषित कर दिया गया। और 2008 में जो था संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 28 मई जो है 2008 को उसकी पहली बैठक हुई और संविधान सभा की संविधान निर्माण करने के लिए नेपाल आगे बढ़ा। तो ये चीज़ें थी नेपाल के राजनीतिक इतिहास के बारे में। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया, उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी होगी कि जो नेपाल की जनता है उसके अंदर नेपाल के राजा के प्रति जो है बहुत आदर भाव है। भले ही डेमोक्रेसी है, लेकिन जो है इस प्रकार से है कि मतलब वहाँ पर नेपाल के जो राजा हैं उनका बड़ा ही आदर भाव है और हमेशा से ही नेपाल के राजा का वो सम्मान करते हैं। और नेपाल का राज परिवार के संबंध में अगर देखा जाए तो भारत से भी अच्छे संबंध रहे हैं। यहाँ तक कि अगर पारिवारिक संबंधों की बात करें तो भारतीय जो राज परिवार हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। बात करें राजा ज्ञानेंद्र की, तो राजा ज्ञानेंद्र की जो वाइफ हैं वो राजस्थान के सीकर से हैं और वहाँ के राज परिवार से आती हैं। या राजा त्रिभुवन या उनके बच्चों की बात करें तो वो उन लोगों की भी शादियाँ हैं या पारिवारिक संबंध हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं भारतीय राज परिवारों से भी जुड़ी हुई हैं। तो भारत और नेपाल का जो संबंध है वो बड़ा ही पुराना है और उसके समझने के लिए आप इसके पहले का जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।